जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम डे के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में क्लास 6, 7th, 8th ज्योग्राफी क्लास की थी। ये क्लास 9th की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, जिसमें हम भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, 9th जो क्लास की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, वो भारत से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अध्याय 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें भारत और आकार स्थिति के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए। हाँ, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ठीक है, सच में बात है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी, सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, सच में देखें तो अपना भारत बहुत महान है। ये इसकी बहुत पुरानी संस्कृति है। ठीक है, ये बात भी सही है कि हमने आज़ादी के बाद बहुत विकास किया है अपना, चाहूँ और या फिर विदेशी संबंध देखें या फिर अपने घरेलू संबंध देखें। ठीक है, तो हमारे सभी से अच्छे रहे हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में है। उसके बाद स्थिति देखते हैं कि भारत आखिर स्थित कहाँ है। ठीक है, पृथ्वी में कहाँ स्थित है। तो भारत जो है ना, ये देखिए, ये है भारत दुनिया के मैप में, ये है अपनी एक अलग छवि बनी हुई है। ठीक है, इसका स्थिति है, देखते हैं कि भारत एक विशाल देश है। बिल्कुल, भारत बहुत बड़ा देश है, दुनिया में इसका 7वां नंबर आता है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये देखिए, ये है भूमध्य रेखा, ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, यानी कि यहाँ क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, यानी 68 डिग्री इस साइड। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, यानी यहाँ पे। ठीक है, देशांतर में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री इसके मध्य से होकर गुजरती है। 23.5 यहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, देश के भाग को 2 भागों में करती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ का क्षेत्रफल यहाँ का 32,88,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। ठीक है, ये देखिए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। समुद्री तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह के साथ इसकी रेखा 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, नहीं, समुद्री तट की बात करें तो 7516 है। यदि हम पूरी स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद आगे चलते हैं। भारत की उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। ठीक है, कि वहाँ पे देखिए भारत जैसे अपने स्थित है ना भारत, तो यहाँ पे क्या है, हिमालय पर्वत स्थित है। ठीक है, ये यहाँ से मैप बनता है। ठीक है, इसके बाद इसके दक्षिण में क्या है, दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भिन्न से हिंद महासागर की ओर सकरा होता जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये हम अपन लोग मैप में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि कहाँ पर क्या चीज़ लोकेटेड है। उत्तर और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए 8 डिग्री है ना, 37 डिग्री यहाँ पे है। ये वही है कि 30 डिग्री का मार्जिन होता है। ठीक है, परंतु फिर भी उत्तर पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यानी कि गुजरात से अगर बात करते हैं, यहाँ अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो इनका समय क्या है, डिफरेंस कितना है, लगभग 2 घंटे का है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो गई है, हमारे यहाँ या देशांतर रेखा को मानक एवं अंतर माना गया। कितने, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री है, उसको क्या माना गया है, देश का मानक समय माना गया है। ठीक है, जो कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद नहीं, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात का अवधि पर पड़ता है ना। इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है क्यों माना जाता है, कन्याकुमारी कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। ठीक है, इसको उत्तर पर मिल गए होंगे।
क्यों उत्तर माना है हमने। भारत तथा विश्व क्या है, भूमंडलीय भूखंड एशिया, जो भारतीय भूखंड है एशिया महाद्वीप के पूर्व, ठीक है, पश्चिम के मध्य में स्थित है, पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, ठीक है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर के में शीतवर्त है ना, शीर्षवत फैला हुआ है, और दक्षिण एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध फैला। मतलब ये विश्व में स्थिति बता रहा है कि भारत कहाँ पे स्थित है। ये भी अपन यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ से देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है अपना भारत, ठीक है, और ये है अपना एशिया महाद्वीप, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप के कहाँ पे स्थित है, दक्षिण में स्थित है, ठीक है, समझ आई बात। अब और ये यहाँ पे क्या है, एशिया महाद्वीप के क्या है, दक्षिणी विस्तार है अपना भारत, ठीक है। और यहाँ पे है ये हिंद महासागर, हिंद महासागर के किस में स्थित है, उत्तर में स्थित है, ठीक है। अफ्रीका के ये पूर्व में स्थित है, ठीक है। और ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के पश्चिम में स्थित है ना। तो ये इसकी भारत की स्थिति बताई गई है कि कहाँ किस क्षेत्र में क्या क्या है। यहाँ पे है, यहाँ और थोड़ा देखते हैं जूम करके, देखिए यहाँ पे है अरब सागर है, ठीक है, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, यहाँ पे हिंद महासागर है। तो इस तरह से 3 महासागरों से यहाँ पे घिरा हुआ है, ठीक है। ये जो छोटे से सागरों और महासागरों से घिरा हुआ है भारत। यहाँ ऊपर क्या है, हिमालयन रेंज है, ठीक है। ये हिमालय रेंज क्या है, यहाँ उत्तर में बहुत चौड़ी है, यहाँ सक्रिय होती जाती है, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गई होगी, यही बात उसमें लिखी हुई है। इसके बाद आगे चलते हैं, और ये है भारत। अब यहाँ स्थिति बताते हैं, चलिए, है ना। ये देखते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कितना इसका विस्तार है, अच्छा अंश में देखते हैं, ठीक है। ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। इसके बाद देशांतरी विस्तार देखते हैं, ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अब देशांतरी विस्तार कितना है, यानी कि देखते हैं, ये है, देखिए यहाँ से गुजरात से ये अरुणाचल प्रदेश की दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर है, 2933 km, है ना। इसके बाद यहाँ देखते हैं उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, अपने को आया था 82.5 डिग्री, ये है 82.5 डिग्री, यानी कि ये यहाँ से ऐसे इसको मानक समय माना गया देश का। ये इसको मानक समय इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ से और यहाँ की डिफरेंट में कितना है, 2 घंटे का अंतर आता है, ठीक है। तो इस कारण से देश का एक निश्चित देशांतर निर्माणक समय होता है, जो कि उस देश के समय को निश्चित करता है, ठीक है। जो यह देशांतर होता है, जो वहाँ पे अपने इंग्लैंड के ग्रीनविच में स्थित 0 डिग्री देशांतर है, उसके सापेक्ष इसको निर्धारित किया जाता है, ठीक है। किसी भी देश का जो मानक एवं होता है, इसके सापेक्ष निर्धारित होता है, ठीक है। समझ में आ गया बात। इसके बाद आगे चलते हैं, ये क्या दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग है, यानी भारत पहुंचने के लिए कौन कौन से मार्ग हैं। तो ये देखिए, ये वायु मार्ग है, ये सीधी जो रेखा जाती है, ये वायु मार्ग की रेखा गई है। यहाँ से कोलकाता से सीधा हम यहाँ कहीं भी जा सकते हैं वायु मार्ग से। ये जल मार्ग का बता रहा है, डायरेक्ट सिंबल डॉट डॉट करके, ठीक है। बाकी स्थलीय मार्ग यहाँ पहुँचने के लिए नहीं है, यानी कि स्थल से पहुँचने के लिए फिर यहाँ पे सीधी दर्रों से प्रवेश करना पड़ता है, ठीक है, जो कि बहुत दुर्गम होते हैं। लेकिन यहाँ पे हवाई मार्ग और जल मार्ग सुगम होता है, ठीक है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था, ठीक है। यानी पहले कहाँ दर्रों के सहारे भारत दूसरे देशों के साथ व्यापार करता था, समुद्री रास्ता उस समय पता नहीं था लोगों को, ठीक है। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत कम समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों में प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके, ठीक है। मसाले, मलमल आदि कपड़े
तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को लेकर जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। ठीक है। भारत की विभिन्न सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में सीमा चीन के, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार बांग्लादेश के साथ। चलिए इनको भी हम मैप के थ्रू देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा भारत। ठीक है, ये हमारा भारत है। ठीक है, इसके बाद ये भारत का है, कौन सा हिस्सा कहा है? ये कहा है उत्तर पश्चिमी हिस्सा में स्थित है पाकिस्तान। ठीक है, पूर्व यह उत्तरी हिस्सा में लगती है अपनी हिस्सा अफगानिस्तान से। ठीक है, ये है उत्तर पूर्व हिस्सा जो है कि चाइना लगता है, नेपाल छूता है, भूटान छूता है। ये है पूर्वी हिस्सा जो कि बांग्लादेश और म्यांमार टच करता है। ठीक है, भारत की सीमा लगती है। समुद्री सीमा अगर नज़दीकी लगती है तो ये लगती है श्रीलंका से। ठीक है, इसके बाद ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और यहाँ पे है ये हिंद महासागर, आपको बता चुके हैं इसके बाद। ये हिंद महासागर की सीमाएँ लगती है। ठीक है, ये यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है अपने भारत के मध्य से होकर। कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये भी रीड कर लेते हैं। ये देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, यानी कि कितने राज्यों से गुजरती है, और एक राजस्थान, राजस्थान का ये देखिए थोड़ा सा टच करता है ना। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो भारत में जो कर्क रेखा है, ये क्या है, कर्क का ऐसे बनता है ना, तो इसको उल्टा कर दो, यानी कि ऐसा कर दो, ये क्या बन गया 8। ये ट्रैक कहा गई, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, यानी कर्क रेखा लिखो, कर्क लिखो। ठीक है, कर्क कर्क लिखते हैं का। ठीक है, का रेक है। ये कितने हैं, ये लग रहा है कि 8 जैसा बना है, तो इसको ऐसा कर लो। तो यानी कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, इसको मतलब इस तरह से बना है का, इस तरह से ये का मतलब। ठीक है, तो इसको खड़ा कर लो। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि 8, अच्छा 8 राज्यों से गुजरती है। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, का से हमने पकड़ लिया, करके रेखा इतने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम यहाँ पे था भारत के पड़ोसी देश, देखो वही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, इसके बाद देखो श्रीलंका और मालदीव हैं जो कि समुद्री सीमा सर्च करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है, ये भी देखते हैं। ये है देखिए, है ना, ये है यहाँ पे पुडुचेरी, यहाँ पे लगता है पाक जलमरूमध्य, है ना। मन्नार की खाड़ी, खाड़ी क्या कहलाते हैं, ऐसा भूभाग, है ना, कि उसका 3 ओर से पानी घिरा होता है, मतलब 3 ओर पानी से घिरा होता है और एक हिस्सा भूभाग से घिरा होता है, तो कहलाता है खाड़ी कहलाता है। तो ये है पाक जलमरूमध्य, ये दिख रहा है, लाइन लगा हुआ है। ठीक है, और ये बीच में जो पानी भरता है, ठीक है, तो ये कहलाता है अपना क्या, मन्नार की खाड़ी। इसके बाद चलते हैं, है ना, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे हैं रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में अपने भारत कैसे दिखाई देता है वो हम पहले आपको दिखा चुके हैं। ठीक है, ये इस तरह से हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट है ना, पूर्वी देशांतर, सबसे पूर्वी देशांतर जो अरुणाचल प्रदेश से टच करता है। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किन देशों को छूती हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा देश है जो है नेपाल को टच करता है। ग्रीष्मकाल में आप यदि कावरत्ती, है ना, जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगी, है ना। कावरत्ती किसकी राजधानी है, ये है लक्षद्वीप की। ठीक है, एक बार कंफर्म जरूर करते हैं क्योंकि डाउट यदि होता है। ठीक है, हमने कहाँ बताया, लक्षद्वीप, सही है, लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है। ठीक है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो आप बताइए। ठीक है, तो ये कहाँ होगा, निश्चित तजाकिस्तान होगा। ठीक है, सीमा नहीं लगती है, तजाकिस्तान की सीमा नहीं लगती है। ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं संक्षेप में, इन उत्तर ढूंढने का प्रयास करिए। ठीक है, मानचित्र कौशल को जरूर बढ़ाइए, उसमें आप भारत का सबसे तेज चांस, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये लिखी हुई है, भारत का केंद्र शासित क्षेत्र कहाँ कहाँ से हैं, भारत श्रीलंका को अलग करने की संधि कौन सी है। ठीक है, तो ये ढूंढें, है ना, और अपना ज्ञान वर्धन जरूर करें। ठीक है, तो अब चलते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। चलिए ठीक है, अब स्थलाकृतियों के बारे में हम जानेंगे कि भारत में कौन कौन से पर्वत पठार और मैदान हैं, कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है।
आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भूस्थितियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह। ठीक है, आप यह सोच रहे हैं कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी। अब हम भारत की मुख्य आकृतियों की विशेषताएं, उनकी संरचना के बारे में आगे जानेंगे। ठीक है, कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्री जो थे उन्होंने भौतिक आकृतियों का निर्माण की व्याख्या की है। ठीक है, इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत है क्या, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं छोटी, बहुत छोटी प्लेटों से बनी है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों के दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है, ये समझते हैं। ठीक है, परिवर्तन सिद्धांत आगे हम ये जानते हैं, ये इसके बारे में जानते हैं। ये यहाँ पे भूमिका बनाने का प्रयास किया है कि यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं कहीं पे, ठीक है, प्लेन एरिया में रहते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में आप रहते हैं, है ना। यदि मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको भली भांति परिचित होगा कि वहाँ सीधी रास्ता सपाट होती है ना, वहाँ किसी प्रकार का ऊबड़ खाबड़ नहीं होता है। यदि पठारी क्षेत्रों में रहते हैं तो समझते होंगे कि पर्वत बड़े बड़े होते हैं ऐसे, तो घाटियाँ भी आपको दिखनी पड़ेंगी। किस तरह से घाटियाँ होती हैं, छोटे टीले मिलते हैं, है ना, इस तरह से कोई पठार भी ऐसे मिलते हैं, लंबे लंबे पठार भी देखने को मिलते हैं, तो आप इससे भली भांति जानते होंगे। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसके निर्माण में एक सिद्धांत आता है, जिस सिद्धांत का नाम है क्या, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये होती है, ये है, यही लिखा है कि प्लेटों की गति के कारण क्या होता है, जब प्लेटें जो मतलब हैं भारत की, विश्व की जो 7 बड़ी प्लेटें हैं वो हैं, एक दूसरे से मूव करती रहती हैं। क्या होती हैं, वे स्थिर नहीं हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य लगेगा कि जो अभी हम जैसे जिस प्लेट पे खड़े हुए हैं वो भी ये मूव कर रही है धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन आपको इसका संकेत नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वही पढ़ते हैं। इसमें लिखा है प्लेटों की गति कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर, है ना, की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी ये देखिए, ये हैं प्लेटें रखी हुई हैं कि एक प्लेट ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, एक प्लेट ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है, दबाव बनता है। परिणाम स्वरूप हम बताएंगे कैसे कैसे ना, परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। समान तौर पर इन प्लेटों की गतियों को क्या कहा जाता है, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ प्लेटों एक दूसरे के करीब आती हैं, अभिसारी परिसीमा का निर्माण करती हैं, जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, अपसारी परिसीमा का निर्माण करती हैं। जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं, है ना, तब ये तो वे टकरा कर टूट सकती हैं, ये फिसल कर एक दूसरे के नीचे जा सकती हैं। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में गति कर सकती हैं और रूपांतर परिसीमा के साथ निर्माण करती हैं। प्लेटों क्या होता है, में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति और आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्मा स्थितियों का विकास भी इस प्रकार से हुआ है। मतलब हम आपको सीधी सीधी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि जैसे ये फॉर्मूला चित्र में दिया हुआ है। ठीक है, ये है कि जैसे कोई प्लेट है। ठीक है, प्लेटें यदि पास पास इस तरह से टकराती हैं तो जो भारी प्लेट होती है ना, तो वो क्या हो जाती है, जो भारी प्लेट होती है वो क्या होती है, जो कम भारी प्लेट होती है उसके नीचे धंस जाती है। ये देखिए, तो इस तरह से मतलब मैं चित्र बना के आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे इस तरह से है ना, ये प्लेट है, तो इस तरह से ये नीचे धंस जाती है। तो ये क्या होता है कि ये नीचे क्या होता है, तप्त मैग्मा भरा हुआ है ना, मतलब भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर गर्म लावा है। तो क्या होता है कि अब ये दरार के सहारे ज्वालामुखी की क्रियाएं उद्भेदन होता है। ठीक है, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, यहाँ से इसी तरह से लावा निकलता है, ये इतना हिस्सा इसका पिघल जाता है। तो ये भारी प्लेट है, ये हल्की प्लेट है। ठीक है, हल्की प्लेट है। अब ये वाली क्रिया होती है जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, इस तरह से, यानी कि इस तरह से घर्षण करती हुई ऊपर नीचे निकल जाती हैं, इस तरह से। ठीक है, तो क्या होता है, तो होता है निर्माण कार्य, यानी कि यहाँ से
यहाँ इस साइड जाने से क्या होता है कि प्लेटों में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ से निकल जाने से किसी प्रकार का निर्माण नहीं होता। यदि ये जिस अपोजिट हो जाता है, यानी कि जब अपोजिट प्लेट जाती है, क्या होता है कि जब प्लेटें इस तरह से, यानी कि ये और ये स्थिति उत्पन्न होती है, ये और ये, मतलब ये प्लेट इस साइड चली जाती है और ये प्लेट इस साइड चली जाती है, तो क्या होता है कि यहाँ से भी एक स्पेस बन जाता है। स्पेस बन जाने के कारण यहाँ से भी लावा उद्भेदन होता है, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार होता है। ठीक है, और इससे इन्हीं क्रियाओं के कारण विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्थल क्रियाओं का निर्माण भी होता है। चलिए अगर देखते हैं भारत के सापेक्ष में, ये मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये यानी कि ये पहले पूरा जो पृथ्वी का भूभाग है आपस में क्या हुआ था, ये देखिए पुरानी लकीर दिख रही है आपको, इस तरह से ये मतलब इस तरह से यहाँ पे फैला हुआ था, जुड़ा हुआ था। लेकिन ये इंडिया किसका पार्ट था, अफ्रीका से, यहाँ इस तरह सेट हो जाता है ना। मतलब आप पाएंगे कि ये अफ्रीका देखिए यहाँ पे सेट हो जाता है ना। ये हिस्सा यहाँ ऊपर हो जाता है, ये इतना हिस्सा यहाँ हो जाता है। मतलब इस तरह से आप मानेंगे कि ये मतलब भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि संपूर्ण विश्व पहले एक ही प्लेट में स्थित था। ठीक है, ये प्लेटों में क्या हुआ, अपसारी लगा, अपसारी बल लगा, अभिसारी बल लगा, तो ये क्या हुआ कि ये प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसक गई। कुछ प्लेटें ऊपर की ओर चली गई, कुछ नीचे की ओर चली गई, है ना, कुछ बाएं खिसक गई, कुछ दाएं खिसक गई। इस तरह से ये जो आज वर्तमान स्थिति देख रहे हैं वो प्लेटों के खिसकाव के कारण ही बनी है। ठीक है, जैसे भूप्रपटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तरी दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित भू अभिगति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की का पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गया। मतलब यहाँ पे कहता है ये है गोंडवाना लैंड। ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है। इसके उत्तर में अंगार स्थित था। यानी कि क्या है, यहाँ पे मानना है कि भारत में पूरा मतलब गोला के रूप में था। ठीक है, ये पेंजिया था, यानी कि इसको पूरा नाम दिया पेंजिया कहा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इसका जो पूर्वी भाग था यानी उत्तरी भाग था उसको क्या नाम दिया, गोंडवाना लैंड। दक्षिणी भाग को अंगारा लैंड, है ना। जब इसमें खिंचाव हुआ यानी, ठीक है, तो ये दो भागों में टूटा, यही बना ना। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे जो प्लेट टकराई थी, कौन सी टकराई थी, यूरेशियन प्लेट, है ना। यूरेशियन प्लेट यानी ये हिस्सा टूट के इंडो ऑस्ट्रेलिया जो प्लेट थी, ये इसका हिस्सा टूट के यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक सागर था, जो जहाँ आज हिमालय है वहाँ पे एक सागर था जिसका नाम रखा था उन्होंने, दिया था टेथिस सागर। टेथिस सागर दिया था। ठीक है, टेथिस सागर में ये था कि यहाँ पानी भरा हुआ था। जब यहाँ से टकराई तो वो पानी क्या हो गया, टकराने के कारण वो वहाँ पानी की जगह एक मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ, वलित पर्वत का निर्माण हुआ। इस तरह से तब आप पढ़ते हैं महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सब इस तरह का फैलाव है टकराव के कारण। ठीक है, और वर्तमान में क्या हो, वर्तमान में से वलित पर्वत का और ऊंचाई बढ़ रही है। पता होगा आपको, जब उसमें दबाव पड़ रहा है तो उसमें क्या बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ती है। ठीक है, तो यही है, यही रिपोर्ट है। ठीक है, आपको मोटी मोटी भाषा समझ आया होगा। फिर आपको इसको कागज़ पेन के थ्रू जब ये चैप्टर करेंगे अच्छे से तब आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, इसके बाद करते हैं टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीप पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह वेनिस उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलहोर निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदानों के रूप में विकसित हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो काट छाँट का फिर काम किया है ना, वो किसका काम किया है, नदियों ने किया है। ठीक है, यानी कि जो प्रायद्वीप पठार हैं, है ना, और यहाँ पे सब जो ऊपरी परत होती है, ऊंचे नियमित ऊंचे भागों को समतल करने का जो काम किया वहाँ पे, तो किसने काम किया, नदियों ने किया है।
ठीक है, अब हम आपको आगे लिए चलते हैं। इसके बाद कहते हैं भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भिक गर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृतियों को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार अग्रणी तथा रूपांतरित शैलियों वाली कम ऊंची पहाड़ियों तथा चौड़ी घाटियों से बना है। ठीक है, मुख्य भौगोलिक विवरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत, पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। चलिए अब हम इनको मैप में देखते हैं। ठीक है, ये देखिए हम आगे देखते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। ठीक है, ये है हिमालय पर्वत। ये आपको दिख रहा है ना, पूरा ये क्षेत्र है, पूरा नीचे तक चला जाता है। ये है पूरा हिमालय पर्वत। ठीक है, अब हिमालय पर्वत के भाग हैं। ये हिमालय पर्वत के बारे में अलग से पढ़ेंगी कि महान हिमालय कहाँ से कहाँ तक जाता है। हिमालय पर्वत, मध्य हिमालय, दक्षिणी हिमालय या शिवालिक हिमालय से बोलते हैं। ठीक है, शिवानी श्रेणी है ना, ट्रांस हिमालय इसके ऊपर से जाता है, सिर से गुजर जाता है। यह है पामीर का पठार, पामीर ग्रंथि विश्व का जो बोलते हैं सबसे ऊंचा, तिब्बत का पठार वाला। कुनलुन श्रेणी, हिंदकुश, सुलेमान श्रेणी। ठीक है, ये श्रेणी याद रखते जाइए, आप नाम सुनते जाइए। अब देखिए ये आप नाम सुनते होंगे, ये पे है नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई कितनी है 7,788 मीटर में है। ठीक है, मीटर में है। यहाँ पे देखिए ये है K2, ये देखिए ये K2 है ना, सॉरी K2 नहीं, K2 यहाँ पे है, K2 ये है ना। यहाँ पे है कंचनजंगा, ये देखिए माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है। ये है अन्नपूर्णा, धौलागिरी है ना, गुरला मांधाता, यहाँ पे नामचा बरवा है ना। अब यहाँ पे हैं ये देखिए नागा श्रेणी, पटकाई बुम, ये देखिए पटकाई बुम, नागा श्रेणी, गारो खासी जयंतिया। ठीक है, ये है यहाँ पे डाफला है ना, बोमेडिला, ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं ना, डाफला बोमडला। ये याद रखने, नामचा बरुआ भी अरुणाचल प्रदेश में लगा हुआ है। ठीक है, ये आती है नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ पे सांगोपो इसके नाम दिया जाता है। ये है यहाँ पे नाम पड़ता है, असम में जब प्रवेश करती है तब उसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। जब बांग्लादेश में घुसती है तो जमुना नाम हो जाता है। ये नदियों के बारे में था। यह कच्छ का रण है, यहाँ पे डेजर्ट है। ठीक है, ये भारत की नदियाँ हैं, 5 बड़ी नदियाँ, अरे सॉरी, ये नदियाँ हैं जो क्या हिमालय नदियाँ कहलाती हैं। ठीक है, हिमालय नदियाँ, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये हिमालय नदियाँ ये भी हैं, ये वाली नदियाँ हैं, ये हिमालय नदियाँ का तंत्र है। ठीक है, ये यमुना वगैरह हो गई, यमुना, गंगा जो मतलब हिमालय से निकलती हैं, घंगर भी आती है हिमालय से, गंडक भी आती है, ब्रह्मपुत्र भी आती हैं, सब हिमालय नदियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये इतना डिस्कशन हो गया। आप जानते हैं ये आपने देखा था कि कौन क्षेत्र कहाँ पे है। ठीक है, ये आपने देखा भी, ये हिमालय पूरा तंत्र कहा गया। ठीक है, अब ये है मरुस्थलीय, ये भारतीय मरुस्थल है। तटीय क्षेत्र जानते हैं कहाँ पे है, ये है तटीय, ये तटीय क्षेत्र कहलाया। पश्चिमी तटीय, ये तटीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, किनारे किनारे जो साला भारत के और सागर के बीच में जो लगा हुआ है, ये वाला मैदान, तटीय मैदान। ठीक है, इसके बाद हमने मरुस्थल भी देख लिया, हिमालय भी देख लिया। ठीक है, और इसमें क्या था, और यहाँ पे था उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये है प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। ये भी शेप का जो कहलाता बनता है यहाँ पे, ये यहाँ पे फैला हुआ भी। ठीक है, और ये है उत्तरी मैदान, इसके ऊपर जस्ट ऊपर है उत्तरी मैदान, ये है उत्तर का मैदान, ये यहाँ जो नदियों द्वारा बनाया गया है, ये उत्तरी मैदान। ये हमारा स्थल है, ये तटीय मैदान हो गया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं हिमालय पर्वत।
भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलय पर्वत श्रृंखला है। ये हमने पहले जान लिया। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोध में से एक है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है कश्मीर में? कश्मीर में 400 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। चलिए इसको भी समझाता हूँ मैं। ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये लगभग 400 किलोमीटर का है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं, यहाँ पे जो लंबाई है ये 150 किलोमीटर है हिमालय पर्वत की। तो यही बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। बिल्कुल, पूर्वी देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। देशांतरी विस्तार, ठीक है, नहीं इस तरह से बांटा है, ये भाग 3 भागों में बांटा है। ठीक है, ठीक है, पढ़ते हैं कौन कौन हिमालय। सबसे 3 भागों में बांटते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में श्रृंखला को महान दक्षिणी हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। ये 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इससे हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। ठीक है, ये हैं कुछ शिखर हिमालय के हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा भारत में है, जो कि 85-98 किलोमीटर, यानी कि इसको याद रखिए पूरा 8600। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2-2 प्लस कर लीजिए, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की कितनी है 4850, वर्तमान में 4850 मीटर है। यहाँ पे है 8600 मीटर। ठीक है, मकालू नेपाल में है 8481। ठीक है, धौलागिरी 8172। ठीक है, मतलब इस तरह से कुछ की जो है लंबाई ऊंचाई भी याद रखना चाहिए और किस देश में ये चीज़ें स्थित हैं। ठीक है, ये जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना है। हिमालय की इस भाग का है ना क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमालयों का प्रवाह होता है। ठीक है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक कहाँ है? असम में है। एवं हिमालय एवं निम्न पर्वत निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत उच्च चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि पीर पंजाल श्रृंखला, उसका नाम याद रखिए। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम के लिए भी जाना जाता है। चलिए, यही बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के, कुछ समझने लायक नहीं है, सीधी सीधी बातें लिखी हुई हैं। आपको वहाँ मैप रखिएगा सामने, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पे इंडिया का मैप जरूर रखिए। ठीक है, और ये इन बातों को वीडियो पॉज करके समझने की कोशिश जरूर करिए। ठीक है, इसके बाद हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। बिल्कुल बताया था मैप में, महान हिमालय क्या है, जिसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। मतलब जो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है वो नदियों के द्वारा लाया गया क्या अवसाद से जमाव के कारण हुआ है। ठीक है, ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। क्या है घाटियों में? बजरी है और जलोढ़ वाली मिट्टी है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में
स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं: देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। मतलब यहाँ समझिए, महान हिमालय जिसे हिमाद्री कहते हैं, इसके बाद ये है निम्न हिमालय या मध्य हिमालय, इसके बाद है शिवालिक हिमालय। इसके बीच में ये क्षेत्र है जो कहलाता है, क्या है, दून कहलाता है। ठीक है। उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर बांटा गया है। ये नदियाँ कुछ बहती हैं, इसके आधार पर बांटा गया है। इसके ऊपर हमने इस तरह से बांटा था, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, इस तरह से, है ना। हम नदियों के आधार पर बांटने प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए सतलज सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ सिंधु नदी बहती है, यहाँ सतलज नदी बहती है, इस क्षेत्र को पंजाब नाम देते हैं। अब यहाँ आएगी काली तीस्ता से। ठीक है, इसके बाद लेकिन पश्चिम में से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो नाम याद रखिए सिर्फ, ठीक है, बाकी हम आपको याद करा देंगे। ठीक है, काली और तिस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय, ठीक है, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच को क्या बोलते हैं, असम हिमालय के नाम दिया जाता है। ठीक है, क्षेत्रीय नाम का पता लगाइए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनती है। अब मैं आपको हिमालय याद करा देता हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ बहती है सिंधु नदी भारत का। ठीक है, ये भारत समझिए, ये भारत है। ठीक है, ये समझिए भारत, इतना समझने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ से जो हिमालय सिंधु नदी, ये नदी कौन, सतलज नदी, इसके कहलाता है पंजाब, यानी पंजाब को पी कहते हैं। ठीक है, पंजाब से जो जाता है कहाँ तक, काली नदी तक, ये कहलाता है कुमायूं है, के। ठीक है, अब काली नदी से तिस्ता नदी तक जो जाता है उसे क्या नाम देते हैं, उसे नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया है इन्होंने, असम नहीं, इसको कुमायूं हिमालय, और इसको क्या नाम दिया है इन्होंने, चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। क्या है कि मेरे दिमाग से स्किप हो गया थोड़ा। ओ, यहाँ पे इन्होंने नाम दिया है नेपाल हिमालय का नाम दिया है। अच्छा, इसमें क्योंकि नेपाल के बॉर्डर में स्थित नेपाल नाम हिमालय दिया है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए थे, नेपाल इनके एन नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद तीस्ता से लेकर दिहांग नदी। ठीक है, दिहांग नदी है एक जो ब्रह्मपुत्र से आकर मिलती है, दिहांग नदी है, इसको नाम देते हैं असम हिमालय, ए। तो यहाँ हमने देखा, सबसे पहले देखा PKNA, तो क्या बन गए, पकना बन गया ना, पकना बन गया। याद रखना इस तरह से जो हिमालय को बांधते हैं तो याद रखिए पकना। तो पकना शब्द से आप निकाल सकते हैं पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इस तरह से पा सकते हैं ना। वहाँ पे याद काली तिस्ता दिहांग, काली तिस्ता दिहांग, है ना, और सिंधु सतलज, यानी डबल एस से याद कर सकते हैं, डबल एस KTD, है ना, KTD। तो ये से आपको याद हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप ट्रिक बनाने की प्रयास करिएगा। आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र हिमालय, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। क्या है, ब्रह्मपुत्र हिमालय नहीं है, दरअसल क्या ब्रह्मपुत्र नदी है, वो उसकी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग मलाजखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हैं। इस तरह से यूँ मुड़ जाती है नदी, ऐसे आके ये मुड़ जाती है, ये गार्ज का निर्माण करती है। भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, बताया था गारो, जयंतिया या पटकाई, बुम, है ना, और भी बताया था। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों और सादी शैल हैं, जो असादी शैलें हैं ये से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं। ये अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई
नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। इनके नाम है ना, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। बताया था मैं आपको उनको सबसे पहले हमने बताया था। उत्तरी मैदान के बारे में बात करते हैं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियाँ कौन कौन, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। उत्तरी मैदान बताया था आपको, जो जहाँ पे आपने देखा होगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ थी, हिमालय नदियाँ भी कहलाती हैं, लोग नदियाँ, है ना, और इनकी सहायक नदियों से इस क्षेत्र मैदान का निर्माण हुआ है। वहाँ से क्या होते हैं कि अवसाद लाती हैं और मैदानी क्षेत्रों में जमा करती हैं। इसका जो विस्तार बात करते हैं तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि हमने पिछली क्लास में बताया था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। क्यों करती है? क्योंकि वहाँ पे व्यवसाय का जरिया होता है, वहाँ पे कृषि कार्य संपन्न होता है, वहाँ पे उद्योग धंधे लगते हैं। ठीक है, तो इस कारण से जीविका के साधन अधिक होने के कारण वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है, समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भाग का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। ये क्या है? ये भाग भारत का बहुत उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, उत्तरी पर्वत से आने वाली नदियाँ निक्षेप कार्य में लगी हैं। ठीक है, इसके बाद हम उत्तरी पर्वतीय से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। ठीक है, नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को क्या कहा जाता है? वितरिका कहा जाता है। ठीक है, क्या है कि यहाँ समझते हैं कि जैसे हिमालय है अपना, ठीक है, तो जो हिस्सा भारत का है तो वहाँ इस तरह से फैली हुई है, देखते हैं इस तरह से, यानी कि यहाँ पे ढाल कैसा है? मंद है। यहाँ पे ढाल क्या है? तीव्र है। यहाँ से जैसी नदियाँ निकलती हैं तो यहाँ पे अपने साथ निक्षेप बहा के लाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती हैं? यहाँ पे ढाल इनका मंद होने के कारण से यहाँ पे फिर धीरे धीरे गति से बढ़ती हैं, तो यहाँ से वो कई भागों में बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, गति कम हो जाती है। ठीक है, क्या आप जानते हैं दो आप का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच का भाग। ठीक है, तो आप दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, दो और प्लस आप से, दो अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है 5 और अब का अर्थ है पानी। ठीक है, एक यहाँ स्किप कर गए थे अपन, यहाँ कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजोली, है ना, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान, ठीक है, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ठीक है, जो कहलाता है गंगा का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चों
में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थान के रूप में की जाती है। मतलब ये जहाँ उच्च नहीं है, ठीक, उत्तरी के मैदान में, यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति भिन्नता के कारण उत्तरी मैदानों को 4 भागों में बांटा गया है। मतलब जो मैदान आपने हमें बताया कि उत्तर के मैदान, ऐसा नहीं है, इनमें भी विविधता है। ठीक है, एक उच्चावच, सोचिए कि अब उच्चावच इसमें उपस्थित नहीं है, तो ये सोचना गलत होगा। चलिए, नदियाँ पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका है ना, का निक्षेपण करती है, जिसे भावर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा भावर, खादर, बांगर, तराई, ये शब्द सुने होंगे। सभी सरिताएं, अच्छे सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, इस भाबर मिट्टी में क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि जब हिमालय के शिवालिक ढाल से कोई नदियाँ उतरती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, चट्टान, ठीक है, बहाकर ले आती हैं, जिसके कारण से वो नदी यहाँ से डूब जाती है और मतलब नदी छिप जाती है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे से पानी बहने लगता है, अपने को लगता है कि नदी यहाँ पे नहीं बहती है। ठीक है, ये जहाँ पुनः नदी का उद्गम पुनः दिखाई देने लगती है, ठीक है, तो वहाँ उस स्थान को, वहाँ पे क्या होता है, दलदली क्षेत्र बन जाता है ना, तो वहाँ पे उसको क्या कह देते हैं, तराई कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। एवं वन्य जीव प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था यह। ठीक है, बंटवारे के बाद पाकिस्तान में आए शरणार्थी को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात करिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ढूंढ कर बताइएगा हमें कमेंट करके। ठीक है, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलहोड़ से बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के उत्तर में स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। इसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। ठीक है, चूने पत्थर पाए जाते हैं, चूनेदार पत्थर छोटे छोटे, है ना। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। ठीक है, यानी बाढ़ का पानी जहाँ मतलब बाढ़ के द्वारा प्रति वर्ष नई मृदा का जमाव किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। ठीक है, अब जानते हैं प्रायद्वीप पठार के बारे में। प्रायद्वीपी पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। ठीक है, मेज की आकृति वाला, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां, ठीक है, मिलती हैं। छिछली के साथ गोलाकार घाटियां भी, पहाड़ियां भी मिलती हैं। इस पठार को 2 भागों में बांट सकते हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। किसको, प्रायद्वीप पठार को। प्रायद्वीप पठार को कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में। ठीक है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, इसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में, ठीक है, मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। ठीक है, विंध्य श्रृंखला है, उसके दक्षिण में क्या है,
वहाँ पे है जैसे क्या कहा है यहाँ पे, मालवा का पठार कहा है, ठीक है। और उसके उत्तर पश्चिम में क्या, अरावली, ठीक है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बालुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है, ठीक है, उत्तर पूर्व की तरफ नहीं, इस तरह से बहती हैं और आगे जाके यमुना से या फिर गंगा से मिल जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है, ठीक है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड, बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके और पूर्व में विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है, ठीक है। ये देखिए मध्य उत्तर प्रदेश इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे चौड़ा है मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, फिर यहाँ पे है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, इस तरह से बनाया हुआ है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात हम करेंगे। दक्षिण का पठार पढ़ा था ना, दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग होता है। पश्चिम से पूरब की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो खासी जयंतियां हैं, ठीक है। ये अपन लोग नोट्स में अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। ये अब समझिए थोड़ी थोड़ी बातों को, नाम सुनिए, ठीक है, बस इतना काफ़ी होगा। दक्षिण के पठार के पूर्वी, है ना, दक्षिण का पठार के पूर्वी पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट स्थित है। वही है दक्षिण का पठार यानी दक्कन का पठार, ठीक है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र में थाल घाट, बोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ये ज्ञात करेंगे, ठीक है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, यानी कि पश्चिमी घाट ऊंचा है, पूर्वी घाट कम ऊंचा है, ठीक है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 16 मीटर 100 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ठीक है, ये याद रखिए, मतलब कटा-फेटा है अर्थात अनियमित है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकरा कर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी तथा डोडा बेटा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवेराय जवेड़ी की पहाड़ियां स्थित हैं। उड़ग मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, उड़ग मंडलम याद रखना, उड़ग मंडलम तथा कोडाई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ
पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मृदा के कारण से दक्कन ट्रैप कहा जाता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, इनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपर्दित और खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्व पर हैं। ठीक है, यदि आप यहाँ पे नहीं समाप्त होता है, पूर्व पर हैं। अच्छा, यहाँ पे उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। ठीक है, अभी यही पढ़ेंगे। भारतीय मरुस्थल छूट जा रहा था, नहीं इसको भी रीड करना है भैया। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बे से ढका एक तरंगित मैदान है। इस तरह का मैदान है ये। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यह शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में भी कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए जैसलमेर का चित्र है। यदि आप जैसलमेर जाएंगे तो बरकान में समूह देख सकते हैं। ये बरकान के चित्र, तो ये याद रखना, बरकान ये पूछा जाता है कि बरकान जो स्थलाकृति होती है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो मरुस्थल में हवाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये पवनों के द्वारा। इसको तटीय मैदान पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण पट्टियों का विस्तार है। ठीक है, बिल्कुल। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के बीच स्थित है। एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं, देखिए। ठीक है, इस तरह से अपना ये इस तरह से यहाँ पे समझते हैं अपन। इस तरह से ये भारत का मैदान है। ठीक है, ये है अपना पश्चिमी घाट, इस तरह से कटा फटा हुआ है पूर्वी घाट। ठीक, ये जो स्थान है ये है मैदान। ठीक है, तो इस मैदान की बात करते हैं। इस मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तर यहाँ बोलते हैं कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। ठीक है, इस तरह से पूर्वी घाट को बांटा गया है। चलिए रीड करते हैं, देखते हैं ना। 3 भागों में बांटते हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में से उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, है ना, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। द्वीप समूह है, ये देखिए द्वीप समूह है। भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यंत विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का भी समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीपों को पहचान सकते हैं? बिल्कुल, महानदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित द्वीप है।
केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को देखेंगे। ठीक है, ये तो देख चुके हैं अपन लोग। द्वीपों का एक समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय, एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। ये याद रखना, जो लक्षद्वीप है वो 3 द्वीपों का समूह है, लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप। ठीक है, तो याद रखना LMA, है ना, MLA, इस तरह से याद रखिएगा। MLA करके कि हमने MLA 1973 बन के क्या बन गया था, लक्षद्वीप। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। ठीक है, मतलब यहाँ यह कह सकते हैं कि लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। इस द्वीप समूह पर पादप जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, यह मनुष्य का क्या है, निवास नहीं है। पिटली द्वीप पर मनुष्य का निवास बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को देखेंगे। ये अंडमान और निकोबार द्वीप हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या वाले हैं। ठीक है, बड़े संख्या में बहुल और बिखरी हुई है। ठीक है, यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बटा गया है। उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार। ठीक है, मतलब इस तरह से भारत की जो बंगाल की खाड़ी में देखोगे तो इस तरह से डॉट डॉट करके बटे हुए हैं, छोटे छोटे करके इस तरह से द्वीप बटे हुए हैं। तो इस तरह से करिए, उत्तर में अंडमान, दक्षिण में क्या है, निकोबार स्थित है। ठीक है, यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है, यानी कि कहते हैं कि हिमालय का ही विस्तार है यहाँ तक। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री के बहुत समीप पाए जाते हैं। ठीक है, तथा घने जंगलों से आच्छादित हैं। यहाँ पे घने जंगल भी पाए जाते हैं। विषुवतीय की जो जलवायु है वो भी यहाँ देखने को मिलती है। भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी यहाँ पे उद्गार होता रहता है। ठीक है, वो बैरन द्वीप है पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे रहे, अंडमान निकोबार में पड़ता है बैरन द्वीप, वहाँ पे है। विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनमें प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं। ठीक है, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। ठीक है, तटीय क्षेत्र मत्स्य पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त हैं, स्थान है। बिल्कुल, इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, अब जानते हैं प्रवाल क्या होता है। प्रवाल पॉलिप्स, यानी पॉलिप्स है ना, कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। मतलब कैसे रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है ना। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ठीक है,
ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति, प्रवाल वलय द्वीप। ठीक है, ये याद रखिएगा। 3 भागों में है, 3 प्रकार के होते हैं। प्रवाल रोधिका के रूप में, तटीय प्रवाल भित्ति के रूप में, या फिर प्रवाल वलय द्वीप के रूप में। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स-शू आकार वाले रोधिका होते हैं। ठीक है, मतलब ग्रेट बैरियर रीफ है, ये सबसे बड़ी क्या है, दीवार है। किसकी? प्रवाल की बनी हुई दीवार है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए, यहीं तक हमारा चैप्टर था और हमारा काम समाप्त होता है। ये कुछ क्वेश्चन है उसके। ठीक है, यहाँ तक यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और यदि कोई आपको इसमें डाउट हो तो हमें बताइएगा, किस प्रकार का वीडियो बना, अपना कमेंट प्रस्तुत करिएगा। अच्छा बना हो तो करिए, बुरा बना हो तो बनिए, कुछ सजेशन हो तो आपका सजेशनों का स्वागत है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू।